और पहली बार यह मामला 1960 में बेरुबारी केस में न्यायालय के पास पहुंचा और न्यायालय से पूछा गया क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं। अब संविधान का अंग का मतलब यह क्या हुआ, क्या संविधान के 22 भागों का मतलब 22 भाग कि उस भाग में शामिल है, नहीं। क्या प्रस्तावना को हमारे संविधान का अंग माना जाना चाहिए कि नहीं। और अंग का तात्पर्य यह हुआ, अब यहां पर कोई पुस्तक है नहीं हमारे पास, कोई पुस्तक होती तो जैसे आप कोई बुक लेकर के आते तो उस बुक के लास्ट में राष्ट्रगान लिखा होता है, मौलिक कर्तव्य लिखा होता है, या उसको मत पढ़िए, आप यूं कह दीजिए कि आप मान लीजिए एम लक्ष्मीकांत लेकर के आते हैं। एम लक्ष्मीकांत को अंदर जितने भी चैप्टर लिखे हैं, एम लक्ष्मीकांत के पहले उसकी भूमिका लिखी रहती है कि एम लक्ष्मीकांत में कैसे कैसे लिखा गया है, चैप्टर कैसे है, भाषा कैसी होगी, आर्टिकल कैसे बताए गए हैं, केसेस कैसे बताए गए हैं, वाद क्या होगा, इसका नेचर कैसे है, सब कुछ उस भूमिका में लिखा होगा। बहुत सारे लोगों ने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा लेकिन भूमिका आज तक पढ़ी ही नहीं होगी। तो अगर क्या उस भूमिका को हम बाहर निकाल दें तो उस एम लक्ष्मीकांत की गुणवत्ता में कोई फर्क आ जाएगा। उस एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब में जो भी बात लिखी गई उसमें गहराई में कुछ कमी आएगी। आंसर है नो। सेम उसी तरीके से प्रस्तावना हमारे संविधान की आमुख की तरह है, उसकी भूमिका की तरह है। वो हमारे संविधान की भूमिका को बताती है, उसके आमुख को बताती है, लेकिन उस भाग को अगर हम वहां से किनारे कर दें, क्या हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है उस लिखे जाने में कोई फर्क पड़ेगा, उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? आंसर है नो। इसलिए इस आधार पर 1960 के बेरुबारी केस में न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और प्रस्तावना यदि संविधान का भाग नहीं है तो अनुच्छेद 368 कहता है जो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसीलिए शायद उसी समय यह भी फैसला आ गया था कि प्रस्तावना संशोधनी नहीं है, प्रस्तावना में जो कुछ भी लिखा गया उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द थे, कुछ ऐसे परिवर्तन थे, देश के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिसकी वजह से यह समय के साथ लगने लगा कि हमारी प्रस्तावना में कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है, हमारी प्रस्तावना में कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है। और इस फेरबदल करने की आवश्यकता को लेकर के हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973, यही सेम मुद्दा फिर न्यायालय के पास गया, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। लेकिन समय के साथ साथ न्यायालय को ये लगने लगा कि हमारा द्वारा जो सुनाया गया फैसला 1960 के बेरुबारी केस में था वो हमारे विश्लेषण के हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि हम ये अंधविश्वास में चले गए कि हमारी प्रस्तावना में संविधान सभा के द्वारा जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं उसमें कोई फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां, जो देश की स्थितियां, जो हमारे नागरिकों की संस्कृतियां, जो हमारे भौगोलिक स्थितियां 1950 में थी, क्या आज 23 साल बाद भी वही है? तो आंसर है नो। परिस्थितियां बदली, लोकतंत्र का कहीं ना कहीं प्रकृति बदली, देश के संसाधन बदले, लोगों की विचारधाराएं बदली, औद्योगिकरण का दौर आया, हरित क्रांति आ चुकी है। तो ऐसे दौर में समय के साथ साथ 1950 के समय जो देश की स्थितियां थी उस आधार पर संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी प्रस्तावना को लिखा। लेकिन समय के साथ साथ अगर स्थितियां बदल रही हैं तो क्या उसको हम पत्थर की लकीर मान करके हमेशा वैसे ही रखने? संविधान सभा के सदस्य बोल गए हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो रूढ़िवादिता की तरफ ले जाता है, और किसी भी देश के लिए रूढ़िवादिता ठीक नहीं है। उसके अंदर नवाचार होना चाहिए, उसके अंदर नवाचार होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, नए विचारों के लिए खिड़की दरवाजे माइंड के खुले रहने चाहिए। गांधी जी ने पहले ही कह दिया था। अतः 1973 के केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो वी कैन अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। इस केस में स्वीकार कर लिया गया
कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, अतः अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत, अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए मैंने दोनों व्याख्याएं एक साथ कर दी, यह भी मैंने यहीं पर सिद्ध कर दिया क्या वर्तमान स्थिति में प्रस्तावना संविधान का भाग अंग है या नहीं, और अंग है तो इसमें अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं, ताकि दूसरा मुद्दा भी आपका क्लियर हो जाए। कहां गया वो मुद्दा, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाए। इसको मैं दो शब्द बताऊंगा क्योंकि इसको मैंने यहीं पर व्याख्या कर दिया, इसकी व्याख्या मैंने यहीं पर कर दी। यहां केवल हेडिंग आपकी थी संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो बेरुबारी केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में निम्नलिखित विचारों के माध्यम से, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अपने द्वारा ही दिए गए फैसले को पलटते हुए कहा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा उसके आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर में जो उसका आधार स्तंभ है, जो उसकी नींव है, उस नींव को नहीं हिलाया जाएगा। बाकी उसमें कुछ मूलभूत आवश्यकता, जरूरत उसमें परिवर्तन करने की है तो परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब दीवालों पर डिजाइन बना करके मकान को और खूबसूरत बनाया जा सकता है, पुट्टी करा करके दीवालों को चमकाया जा सकता है, अलमारियों की खिड़कियों के दरवाजे को पॉलिश कराया जा सकता है। लेकिन पिताजी ने जो दरवाजा दक्षिण की उत्तर की तरफ किया है ना, उसे दक्षिण नहीं होना चाहिए। जो खिड़कियां हर घर के बाहर लगी हुई हैं वो नहीं होना चाहिए। किचन जो सबसे लास्ट में बनाया गया है वो वहीं रहेगा। पूजा रूम जो साइड में बनाया गया है वो वहीं रहेगा। उसके आधार स्तंभ में कोई परिवर्तन मत करिएगा। बाकी सजाने के लिए तो इसमें सोना भी लगाइए, वो मनाही नहीं है। वैसे ही हमारा जो संविधान है, उस संविधान का जो आधार स्तंभ है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी नींव है, उसमें परिवर्तन किए बिना आप कुछ मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। और इन दोनों सवाल के जवाब के साथ ही साथ आपको इसका भी जवाब मिल गया जो अगली हेडिंग मैंने बनाई थी कि क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के उपबंध के तहत संशोधन किया जा सकता है। आंसर है यस। और यह व्यवस्था कब किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, केरल राज्य के मामले में यह व्यवस्था किया गया। तो सवाल है कि संशोधन किया जा सकता था, आज तक किया गया, केवल प्रावधान कर दिया गया, एक बार किया गया। कब किया गया? इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऐसा नहीं था कि 42वें संविधान संशोधन के पहले हमारे देश की प्रकृति या हमारे संविधान की प्रकृति समाजवाद जैसी नहीं थी, पंथ निरपेक्षता नहीं थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही हमने अपनी पंथ निरपेक्षता को स्वीकार कर लिया था, अपने समाजवाद को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसी को प्रमाणिक बनाना था। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए ताकि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखा जाए, देश में कोई धार्मिक और सांप्रदायिक जैसी समस्याएं न आने पाए और देश में संपत्तियों का समान रूप से वितरण हो पाए। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। इसी की पुष्टि की गई थी। फिर सर LIC ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ? LIC ऑफ इंडिया केस में जो बात केशवानंद भारती केस में की गई थी, इसी के आगे चलकर फिर से पुष्टि की गई थी। वहां इस बात को फिर से दोहराया गया था।
जो और प्रमाणिक बना देता है। 18 न्यायाधीश नहीं थे, 13। चले अगला पॉइंट, सबसे अंतिम पॉइंट, प्रस्तावना समाप्त होने जा रहा है आपका। यदि भारतीय विधायिका या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की नीतियां प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है या नहीं। मतलब विधायिका क्या काम करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या काम करती है? इस कानून को लागू कराती है। इस कानून को लागू कराती है। अब सवाल उठता है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका इस कानून को लागू कराती है, क्या विधायिका के द्वारा जो कुछ भी कानून बनाया जाएगा उन कानूनों को जिस प्रकार से लागू कराया जाएगा, अगर वह प्रस्तावना में लिखी गई किसी भी बात से असंगत हो जाए, असंगत मतलब उसके साथ मेल ना खाएं, तो क्या उसको इस आधार पर प्रवर्तित कराया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है कि आप प्रस्तावना में लिखी गई बात का उल्लंघन कर रहे हैं, इस आधार पर आपका कानून निरस्त किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है? आंसर है नो। प्रस्तावना में लिखी गई बात संसद या राज्य विधान द्वारा बनाए गए कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकती, उसे समाप्त नहीं कर सकती। कार्यपालिका के द्वारा दिए गए किसी दिशा निर्देश को इस आधार पर समाप्त नहीं कर सकती कि प्रस्तावना में तो ऐसा कहा गया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। इसका मतलब अगर आपके एग्जामिनेशन में कभी सवाल आ जाए, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है? इस प्रियम्बल इज इनफोर्सिएबल और जस्टिसेबल और नॉट? आंसर है नो। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय न होने का तात्पर्य क्या है? कि प्रस्तावना में लिखी गई बातों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आप कहेंगे एक तरफ संविधान की आत्मा है, संविधान के उद्देश्यों को बताती है, संविधान सभा के सदस्यों को मन को जानने की कुंजी है, संविधान के स्रोत के जनता की अंतिम स्रोत को बताती है, उसका दर्शन है, उसकी आत्मा है, उसकी जन्म कुंडली है, और उसकी दूसरी तरफ न्यायालय इन बातों को संरक्षित भी नहीं कराएगी, न्यायालय प्रवर्तित भी नहीं कराती, तो क्या मतलब है ऐसी प्रस्तावना का? लेकिन भले ही प्रस्तावना हमारी प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन संविधान के अर्थों को समझने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान के अर्थों को समझने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जब कभी भी न्यायपालिका भी किसी मामले को लेकर के किसी भी आर्टिकल की या किसी भी प्रावधान के लेकर असमंजस में फंस जाती है, तो अपनी तीसरी आंख खोल करके प्रस्तावना को देखती है, और प्रस्तावना को देखने के बाद संविधान सभा के सदस्यों के दिल में पहुंच जाती है और उनको मन में क्या चल रहा है ये जान करके किसी भी आर्टिकल की व्याख्या करती है। इसलिए हमारी प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, भले ही वह प्रवर्तनीय नहीं है। समझ में आ गई बात? नाउ प्रस्तावना समाप्त। तो क्या प्रस्तावना समाप्त होने के पश्चात अब आप लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि प्रस्तावना पर बनने वाले किसी भी सवाल का उत्तर लिखने में अब सहज हो जाएंगे या नहीं? प्रस्तावना में कोई भी क्या ऐसा सवाल आपके सामने, आईएएस की बात भी मैं कर रहा हूं, केवल पीसीएस के नहीं, बैच आपका पीसीएस है, लेकिन मैं क्लेम आपके आईएएस तक के सवालों को कर रहा हूं। क्या आईएएस तक या पीसीएस तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रस्तावना को लेकर आपके सामने आ सकता है जिसमें आप कहेंगे इसके बारे में लिखे क्या, हमारे पास तो कुछ पॉइंट ही नहीं है, हमारे पास तो कोई कॉन्सेप्ट या समझ ही नहीं है? ऐसी समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपके सामने प्रश्न लेकर के आता हूं, लेकिन मैंने वादा किया है कि पहले दिन का प्रश्न है, इसलिए मैं सीधा उत्तर आपको दिखा ही दूंगा, लेकिन आगे से केवल मैं क्लास में फॉर्मेटिंग कराऊंगा। ये प्रस्तावना में रहेगा, ये बॉडी लाइन में रहेगा, ये निष्कर्ष में लिख रहेगा। शुरुआत ऐसे करनी है, बीच में इन पॉइंटों को लिखना है, निष्कर्ष ऐसे लिखना है। लिखेंगे आप, मॉडल आंसर आपको ऐप पे मिलेगा, फिर आप उससे टैली करेंगे क्या कमियां रहेगी, कमियों को देखने के बाद फिर से उत्तर लिख के कंपाइल कर लेंगे नोट्स में अपने। ये आपको करना है। लेकिन आज पहला टॉपिक मैंने समाप्त किया है, इसलिए उसका उत्तर मैं स्वयं क्लास में आपको बताऊंगा, पढ़ के दिखाऊंगा कि समझिए एक एक पॉइंट को।
तो आखिरकार एक लंबे क्लास के बाद 3 से 4 घंटे के बाद हम लोगों ने केवल एक टॉपिक को समाप्त किया, वो है प्रस्तावना। इसलिए इतना लंबा समय लिया कि प्रस्तावना से एक नहीं कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और पिछले 2 वर्षों में प्रस्तावना को लेकर सवाल नहीं आया, इसलिए संभावना प्रबल रूप से है 22 में सवाल प्रस्तावना का मिल सकता है। बहुत मजा आ रहा है, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। आईएएस 2016 का क्वेश्चन है। टीसीएस नहीं, आईएएस 2016 का सवाल है ये। उद्देशिका प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थिति प्रतिरक्षणी है या नहीं। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट का सर्कमस्टेंसेस और नॉट। विशेष गणतंत्र के साथ जितने भी विशेषण एडजेक्टिव शब्द जुड़े हुए हैं, उन प्रत्येक शब्दों की व्याख्या करते हुए ये बताइए क्या वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ये सब डिफेंडेबल हैं या नहीं, वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग। ये सवाल है आपका। सर प्रणाम, मैं सहायक आचार्य हूं डिग्री कॉलेज में, आपसे फोन पर संपर्क करना चाहता हूं। किसी एडमिशन को लेकर कोई मुद्दा हो तो लिख लीजिए, संपर्क का ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लासेस दिन भर रहती है, अगर कभी रिप्लाई न कर पाओ तो उसके लिए नाराज मत होइएगा, नोट कर लीजिए। अब आप सीनियर व्यक्ति हैं, किसी इस विद्यालय से हैं, तो आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं 7068507275। ये हमारा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा आप अपना परिचय लिख दीजिएगा, तो एडमिशन को लेकर के, तैयारी को लेकर के जो समस्या होगी मैं आपसे डील कर लूंगा, ठीक है। चलिए, तो उद्देशिका प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थिति प्रतिरक्षणी है या नहीं। तो गणराज्य के साथ कौन शब्द संलिप्त हैं। प्रस्तावना इदम रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 5 शब्द संलिप्त हैं। गणराज्य के साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका मतलब प्रस्तावना की मूलभूत बातों को बता करके, उसके परिभाषा को वर्णन करके, गणराज्य के साथ जितने शब्द जुड़े हैं उनको पहले आप लिख करके प्रत्येक शब्दों की व्याख्या करते हुए अंत में जाकर के इसमें व्याप्त कमियों को दर्शा देना है और अपने सुझाव प्रस्तुत कर देना। यही इसका उत्तर है। लिखना स्टार्ट कर दीजिए, गंदा ही लिखिए, इधर उधर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। अगर आप ये सोचते हैं अब और अच्छा जान जाएंगे तब लिखेंगे, कभी बहुत अच्छा नहीं जान पाएंगे आप। लिखते लिखते अच्छा लिखने लगेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप ये सोचते हैं और पढ़ लेंगे, और जानकारी हो जाएगी, और समझ में आ जाएगा तब लिखेंगे, तो कभी नहीं लिख पाएंगे। लिखना प्रारंभ कर दीजिए आप। अब ये क्वेश्चन तो पूछा गया था जब आईएएस में, तो ये शब्दों का रहा होगा, ये 200 शब्दों का प्रश्न था। तब ये तो आपके ऊपर है, कम शब्दों में पूछा गया है तो प्रत्येक शब्दों की एक एक लाइन की व्याख्या कर दीजिए। ज्यादा शब्दों में पूछा गया है उसकी शाखाएं खोल दीजिए। बहुत ज्यादा में है पत्तियों तक लिख डालिए बातें। आपको मैंने बता ही दिया था, सारी प्रकृति, ये प्रकृति बतानी है। ये क्या पूछ रहा है, प्रस्तावना की उन्हीं प्रकृति वाली बातों को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में पूछ रहा है, समाजवाद के बारे में पूछ रहा है, पंथ निरपेक्ष के बारे में पूछ रहा है, अखंडता, इसके साथ गणराज्य जुड़ा हुआ है। और आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, प्रत्येक टॉपिक के बाद अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न मिलेंगे। प्रस्तावना के 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। प्रस्तावना के 4-5 प्रश्न आपके मिल जाएंगे। अब तो गूगल का जमाना है, प्रस्तावना के लिए, मेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न केवल बोलिए, गूगल बोलने पे सुनता, मैंने सुना है, तो प्रचार आता है, तो बोलिए सिर्फ इतना, बस अपने आप क्वेश्चन आ जाएंगे प्रस्तावना को लेकर के, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब तो उसका आंसर भी मांग लीजिए, गूगल आपको ठीक ठाक बैलेंस आंसर भी दे देगा आपको। चलिए रवीश वर्मा जी मैसेज कर दिएगा, मैं बात कर लूंगा आपसे। अब देखिए उत्तर शुरू कहां से हुआ, क्योंकि पहला उत्तर इसलिए मैं दिखा रहा हूं, नहीं दिखाऊंगा नहीं उत्तर, उत्तर को केवल मैं फॉर्मेटिंग करा दूंगा, बस उत्तर लिखना आपको होगा, क्योंकि विकलांग नहीं बनाना है, आपको अपने कदमों पे दौड़ाना है मुझे, और आपने आपको कदमों पे दौड़ाने के लिए कड़ी सजा देनी पड़ेगी। युद्ध काल में, शांति काल में जो जितना अधिक पसीना बहाएगा, युद्ध काल में उतना ही कम रक्त बहाना पड़ेगा।
और जो युद्ध काल में हथियारों को बटोरेगा ना, वो केवल हथियारों को ही बटोरता रह जाएगा, युद्ध उसके हाथ से निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं युद्ध काल के समय कम से कम रक्त बहाकर हम विजय का तिलक अपने माथे पर लगाएं, उसके लिए आपको शांति काल में पसीना बहाना पड़ेगा। ये कड़वा सत्य है, इसके किए बगैर किसी की जय जयकार नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। ये आज की क्लास का सबसे बड़ा आपके लिए संदेश है। प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका, सॉरी प्रश्न हो गया, उत्तर कैसे शुरू करेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के संपूर्ण दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, प्रतिबिंबित करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के संपूर्ण दर्शन को, फिलॉसफी को प्रतिबिंबित करती है। यह संविधान के आंतरिक भाग में निहित विविध आयामों और उपागमों को एक साथ प्रस्तुत करके संविधान के लक्ष्य को बताती है, उसके उद्देश्य को, उसके भावों को बताती है। और संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त विविध शब्दों में से एक गणराज्य शब्द के साथ जुड़े विशेषण हैं। स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना का उद्देश्य बता दिया कि सब प्रस्तावना हमारे संविधान के दर्शन को बताती है, हमारे संविधान के विभिन्न आयामों को, विभिन्न उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। और उन्हीं सभी उद्देश्यों के भीतर एक उद्देश्य गणराज्य का भी है, जिसके साथ बहुत सारे शब्द संलिप्त हैं। कौन कौन से शब्द संलिप्त हैं, देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक भारत की राजनीति आर्थिक व सांस्कृतिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अब क्या करना है यार, अब तो खेल हो गया। केवल उत्तर को शुरू करना मुश्किल था, अब लिखो ना। संप्रभुता के बारे में, समाजवाद के बारे में, पंथ निरपेक्ष के बारे में, लोकतंत्रात्मक के बारे में, फिर गणराज्य को लेकर के निष्कर्ष लिख दीजिए, खत्म। इतना ही तो करना है। अब देखिए एक आदर्श उत्तर कैसे लिखा गया है इसका। संप्रभुता का अर्थ एक ऐसी सत्ता से है जिस पर किसी अन्य सत्ता, अंदरूनी या बाहरी, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या आप पढ़े कि नहीं बताइए। अब संप्रभुता का अर्थ एक ऐसी सत्ता से है जिस पर किसी अन्य सत्ता, अंदरूनी या बाहरी का कोई नियंत्रण न हो, दूसरे शब्दों में वह पूर्णता स्वतंत्र हो। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है और इस दर्शन के तहत आर्थिक आधार पर समानता लाने की बात कही जाती है, पर इसके लिए जो तरीका चुना गया है वह लोकतंत्रात्मक है, न कि मार्क्सवादी या समाजवादी। मार्क्सवादी ना या साम्यवादी, दोनों बात एक ही है, चाहे मार्क्सवादी कहिए चाहे साम्यवादी कहिए। जो समाजवाद में समझाया है उसी को दो शब्दों में, कि समझाने के लिए हम तो कहानी का रूप दे रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते चल रहे थे, अब उसको आपको सीमित शब्दों में व्यक्त करना है। यह कला आपको अपने अंदर डेवलप करनी है समय के साथ साथ। एडमिशन हो जाने के बाद जल्दी ही आपको एक स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। मैं आज बात करता हूं दीप सेंसर से, मैं बता देता हूं आप लोगों को। फिर ये कला धीरे धीरे आएगी। उंदू जी ने कहा सर इतने क्वेश्चन कैसे पूरे होंगे 3 आवर में, आराम से हो जाएंगे, अभी पढ़ा रहा हूं भाई, सिखा रहा हूं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कब आपका सेल्फ चलेगा, कब आप मार्केट पहुंचे, कब लौट के आगे कोई देख ही नहीं पाएगा। और जब आपको स्टार्ट सिखाया जाता है बाइक चलाना, तब आपको किक मारने में ही कम से कम 15 मिनट चले जाते हैं। तो आप ये थोड़ी कहेंगे इससे कब तक हम जाके दिल्ली से लौटेंगे, ये सोचेंगे तो डर जाएंगे ना। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपके लिए खेल हो जाएगा। हाँ, नवचेतन आर्या जी, नहीं आपका एडमिशन जैसे ही हो रहा है, इसमें कुछ बच्चों को जैसे जैसे एडमिशन होता जाएगा उनका डिटेल लिया जाएगा, तभी उसको कोरियर से भेजा जाएगा। तो कहा गया कि समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है और इस दर्शन के तहत आर्थिक आधार पर समानता लाने की बात की जाती है, पर इसके लिए जो तरीका चुना गया है वो लोकतंत्रात्मक है, अहिंसात्मक, न कि हिंसात्मक। और यहां हिंसा नहीं लिखना है, यहां मार्क्सवादी लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप हिंसात्मक बात कर रहे हैं, और यहां लोकतंत्रात्मक का मतलब हुआ अहिंसात्मक। वही पंथ निरपेक्षता किसी राष्ट्र में मौजूद विभिन्न धर्मों एवं पंथों से सरकार की तटस्थता या समरूपता को दर्शाती है। पंथ निरपेक्षता किसी भी सरकार की धर्म के साथ तटस्थता को, न्यूट्रलिटी को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? न्यूट्रलिटी को, उसकी तटस्थता या समरूपता को दर्शाती है। अर्थात अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा वह सभी धर्मों के साथ एक व्यवहार करेगा, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और अपनी नीतियों में धर्म के प्रभाव से दूर रखेगा। इससे अच्छा उत्तर भी और बनेगा,
ये तो एक आदर्श उत्तर के रूप में मॉडल आंसर आपके सामने है। इससे भी बेहतर उत्तर, जितनी बातों को मैंने समझाया है ना, उन बातों के माध्यम से इससे भी बेहतर उत्तर तैयार हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट, लोकतंत्रात्मक। लोकतांत्रिक का तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जहां सरकार वहां की जनता द्वारा चुनी गई हो। यही तो बताया। क्या है डेमोक्रेटिक? जहां अंतिम शक्ति जनता के हाथ में हो। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष को चुनेगी। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा। लोकतांत्रिक का तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जहां सरकार वहां की जनता द्वारा चुनी गई होती है, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जिसे मैंने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संज्ञा दी थी। वर्तमान परिस्थिति में जहां तक उपर्युक्त विशेषणों की प्रतिरक्षा का सवाल है, तो यह संविधान के लागू होने से अभी तक के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। आजादी से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक भारत ने राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष, यह है करंट मुद्दे से रिलेशन। इसी को बोलते हैं, जैसे कहते हैं, जब तक जीएस को करंट से नहीं जोड़ोगे नंबर नहीं मिलता। हमारे उत्तर में प्रामाणिकता नहीं आती, तो ऐसे ही जोड़ना है करंट से। तो वर्तमान परिस्थिति में जहां तक उपर्युक्त विश्लेषणों की प्रतिरक्षा का सवाल है, तो यह संविधान के लागू होने से अभी तक के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है। आजादी से लेकर अब तक भारत ने राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष, सार्क आदि कई संगठनों की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, व्यापार से संबंधित जैसे कई संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत ने अपनी संप्रभुता से कोई समझौता किया है। कुल मिलाकर लास्ट में आपको यह निष्कर्ष में साबित करना था कि जो कुछ भी हमने अपनी प्रस्तावना के भीतर लिखा है, समय के साथ साथ हमारी प्रकृति में, हमारे कार्यों में जो परिवर्तन आया, हमारी नीतियों में जो परिवर्तन आया, अपने प्रस्तावना में लिखी गई मूलभूत बातों से हम दूर तो नहीं चले गए। नहीं, हम सार्क के भी मेंबर बने, आसियान के भी मेंबर बने, हम दक्षेस के भी मेंबर बने, हम संघाई सहयोग संगठन के भी मेंबर बने, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के भी मेंबर बने, लेकिन इसकी सदस्यता ने हमारी संप्रभुता पर कोई भी असर नहीं डाला है। हम अपनी संप्रभुता, अपने मूल आधार को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और जिस दिन हमारी सोवरेनिटी पर किसी भी संगठन ने, किसी भी विचारधारा ने कोई प्रभाव डाला, हम उसे त्याग देंगे। इसलिए कहा गया, इन सब के बावजूद भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया है। भारत धीरे धीरे मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब निजीकरण भी आ गया। 1991 की नई आर्थिक नीति जब एलपीजी आई, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया। भारत धीरे धीरे मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 1991 के बाद से भारत सरकार द्वारा की गई घोषणाएं इसका प्रमाण है। फिर भी नगर व ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकार, मजदूरी एवं वेतन जैसी समानता जैसे समाजवादी मूल्य आज भी दृढ़ता से भारत में लागू हो रहे हैं। हमने मुक्त अर्थव्यवस्था को लाया, निजीकरण को लाया, पूरी दुनिया के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया। क्या हमारी पंचायती राज व्यवस्था पर कोई आक्षेप आया? क्या हमारे देश के भीतर महिलाओं को दिए जाने वाले अधिकार में कोई कमी आई? क्या हमने मनरेगा के माध्यम से समय के साथ लोगों को रोजगार नहीं दिया? क्या वंचित वर्गों के जो पिछड़े हुए लोग थे, हमने उनको मुख्यधारा में लाने का काम नहीं किया? क्या अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण को लेकर उनको आरक्षण से लेकर के राजनीतिक और सामाजिक और संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया? आंसर है नो। इसका मतलब हुआ कि समय के साथ साथ हमने इनोवेशन को लाया है, हमने नवाचार को लाया है, लेकिन हम अपनी संस्कृतियों को नहीं भूले हैं। हम पेरिस में रहे हैं, जापान में, लेकिन बहू आएगी तो पिता के कदमों पे जाकर उनका आशीर्वाद तो लेगी ही ना। वो हमारा मूल कॉन्सेप्ट है। हम कितने भी विचारों को लेकर के आए, नई दुनिया में चले जाएं, लेकिन अपनी संस्कृतियों को नहीं भूल सकते। वैसे ही देश कोई भी नई विचारधारा से को प्राप्त करे, कोई भी नई चीजें लाए, नई क्रांतियां आए, लेकिन हमारा मूलभूत ढांचा नहीं बदलेगा। हमारा ढांचा वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था। पॉलिटी की क्लास मेरी नहीं चली अभी। पॉलिटी की क्लास मेरी एनसीईआरटी में बाद में शुरू होगी।
भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से अलग है। जहां पश्चिमी राष्ट्रों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का सभी धर्मों से अलगाव है, वही भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के मध्य सर्वधर्म संभाव और भाईचारे को बढ़ाना है। हज सब्सिडी को भी देना है, अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था भी करना है, माघ मेले में बसों का संचालन भी करना है। हमारी ऐसी पंथ निरपेक्षता है। जबकि पश्चिम के देशों की पंथ निरपेक्षता धर्म से एकदम अलग है। जो राज्य है वो धर्म से अलग है। भारत जो है, भारत राज्य धर्म से अलग नहीं है, धर्म के साथ तटस्थ है, बल्कि सर्वधर्म संभाव की नीतियों से वह कार्य करती है। इस तरह भारतीय संविधान में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता धार्मिक भेदभाव व धार्मिक सांप्रदायिक या पंथ टकराव का निषेध करती है और भारतीय गणराज्य के इन विविध उपांगों में कभी कभी आंतरिक एवं बाह्य विचलनशीलता के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह पुनः सशक्त हो जाती है। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि कई बार हम क्या होता है, अपने आंतरिक और बाह्य विचलन आ जाता है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन देश में लोकतांत्रिक शासन है और जब जनता एक बार गुहार लगाती है, किसान उस हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े होकर के जब उस आंदोलन को सामने लेकर के आती है, तो बहुमत वाली 372 वाली सरकार को भी पीछे हटना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है और अपने कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ता है। इसको जोड़ के लिखिए, क्योंकि हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। इन जड़ों को कोई हिलाने का प्रयास करेगा तो पूरी सत्ता हिल जाएगी। इस आधार पर समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों को नया करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अपनी जड़ों को हम नहीं भूले हैं। हमारी जड़ें गहरी हैं और गहरी जड़ों होने की वजह से हमारे मूलभूत उस प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अब कौन दुनिया का एग्जामिनर है आपको नंबर नहीं देगा अब, लेकिन ये एक दिन में ऐसे लिख लेंगे आप नहीं, लेकिन एक दिन जरूर लिख लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्रस्तावना समाप्त हुआ। कुछ मॉडल आंसर में कल आपको और दे दूंगा, बुक्स आपको मिल जाएगी, कुछ अभ्यास प्रश्न भी मिल जाएंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए, प्रस्तावना का मेंस में आया हुआ कोई भी सवाल, चाहे एमपी का मिल जाए, बिहार का मिल जाए, आईएएस का, पीसीएस का, लिखिए, खूब अभ्यास करिए, कलम तोड़ डालिए, लिखते लिखते हाथों को सुझा दीजिए, गर्म पानी से धुलिए, फिर लिखिए, तब नीली बत्ती मिलेगी। लेकिन मिलेगी जरूर, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आज का सेशन बस यहीं तक, लेकिन सब लोगों से एक गुजारिश है, यूट्यूब पर कमेंट करके सारे लोग जरूर बताइएगा कि मेंस की क्लास ये आज आप लोगों की कैसी रही। क्या मेंस का कॉन्सेप्ट कुछ आज बना? क्या मेंस को लेकर जो आपके अंदर डर था, जो संदेह था, जो डाउट था, जो इस बात की समस्या थी, क्या जीएस वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म हमारे लिए वाकई मेंस में कुछ क्रांति ला सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन आया या नहीं? और ये क्रांति इमरान सर की केवल आपको यूट्यूब पर दिखेगी कि आप अन्य बैचों में भी हमारे साथ रहे हैं? हमारी पहली क्लास और अंतिम क्लास में कुछ अंतर दिखता है आपको? शायद जैसी मेरी पहली क्लास है वैसी ही आपको अंतिम क्लास भी मिलेगी, और मेरी ही नहीं, जीएस वर्ल्ड के हर अध्यापक की मिलेगी। और जीएस वर्ल्ड पूरा संस्थान मैनेजमेंट से लेकर टेक्निकल टीम तक सब दम लगाएंगे, और अगर आपने भी दम लगाया तो 22 में कुछ बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे। और जितने भी लोग हमारे इस मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे कूपन कोड का यूज करिए, GSW इमरान 5, GSW इमरान 5, ये हमारा कूपन कोड है। इस कूपन कोड का यूज करेंगे, कैपिटल में सारे वर्ड है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, लास्ट में यस नहीं 5 है, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा गाइडेंस आपके साथ रहेगा, हमारा गाइडेंस आपके साथ रहेगा। डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो इन कूपन कोड का यूज, वहां ऑप्शन आएगा कूपन कोड लगाने के लिए, ये कूपन कोड लगाइए और एडमिशन लीजिए। और आपको इंक्वायरी नंबर पे कॉल करना है, फीस के बारे में डिटेल लिखना है, बैचेस के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप नंबर पे कॉल करिए 9560892979 और यहां पर कॉल करके बोलिए कि हमें एडमिशन लेना है, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है और इमरान सर के रेफरल कोड का यानी कि कूपन कोड का यूज करके एडमिशन लेना है। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर के टेस्ट के साथ और 2:30 बजे क्लास के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।